जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारे समाज में शादियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जाता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो खास तौर से भारत में इसे स्टेटस सिंबल की तरह भी देखा जाता है। आप अपनी शादियों को जितनी धूमधाम से कर रहे हैं उसकी रिकग्निशन और उसकी एक्सेप्टेंस उतनी ज़्यादा होती है। लेकिन उन लोगों का क्या जो साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन इस लेवल की मैरिज वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम अपने राज्य झारखंड में देखें तो आपको ऐसे हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो पिछले कई सालों से साथ रह तो रहे हैं लेकिन इन्हीं मजबूरियों की वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की। ट्राइबल कम्युनिटी में इसे ढुक्कू कहा जाता है। आज हम अपने कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि बीते कुछ वर्षों से झारखंड में एक ऐसी ही खास मेहमान है जो इसी क्षेत्र पर काम कर रही है और साथ ही जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की है उनकी शादियां करवा रही है और उनके मैरिज स्टेटस को एक लीगल स्टेटस दिलवा रही है। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे निमित फाउंडेशन के सेक्रेटरी निकिता सिन्हा जी का। निकिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच निधि। दूरदर्शन के इस स्टूडियो में बुलाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो निकिता जी हम जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में आखिर क्या वजह है कि जो झारखंड में जो लोग हैं वो साथ रह रहे हैं लेकिन वो शादियां नहीं कर पा रहे हैं। हाँ निधि, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि ये लोग हज़ारों की संख्या में नहीं हैं बल्कि लाखों की संख्या में हैं। तो एक अनुमानित आंकड़े के हिसाब से करीब 3 से 5 लाख लोग सिर्फ झारखंड में इस रूप में रह रहे हैं जहां वो शादी नहीं किए हुए हैं। तो ऐसे मेन को कुछ नहीं कहा जाता है पर ऐसी विमेन को ढुक्कू कहा जाता है। ढुक्कू का मतलब हो गया घुस जाना, या हमारे बिहार झारखंड के तरफ ढुकना बोलते हैं उसको। ढुकना मतलब घुस जाना, यानी विमेन मेन के घर में आके घुस गई है पर वो मैरिज के रूप में, मैरिड विमेन के रूप में वो घर में नहीं लाई गई है, इसलिए उसका कोई स्वागत नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये एक तरह की समस्या है जो बहुत ही विमेन सेंट्रिक है, औरतों के का संबंधित मुद्दा है और ये प्योरली सामाजिक मुद्दा है जहाँ पे हम लोग समाज पे अगर काम करें और इन सब चीज़ों पे आगे काम कर सकेंगे तो हम लोग इसको औरतों के लिए एक बेहतर स्थिति दे पाएंगे। जी बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगी कि ये जो क्षेत्र है इस पर काम करने की जो आपकी प्रेरणा है वो कहाँ से, क्या कुछ ऐसी वजह रही कि आपने डिसाइड किया कि ये एक सेक्टर है, ठीक है, जिस पर की काम करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे थे, एजुकेशन में काम कर रहे थे, वाटर एंड सैनिटेशन में काम कर रहे थे, लाइवलीहुड में कुछ काम कर रहे थे, बच्चों के साथ काम कर रहे थे। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में काम कर रहे थे पर तब मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ कहीं पे मिसिंग है, मैं कुछ ऐसा करना चाह रही हूँ। पर मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कोई एक ऐसा सेक्टर भी हमारे लिए खुल सकता है। तो एक वाटर एंड सैनिटेशन का सेक्टर जो था उसमें काम करते हुए एक आदमी मेरे पास आया और उसने जब कहा तो हमारे लिए ये पूरा का पूरा नया रास्ता खुला जिस पे आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने कोई थॉट नहीं दिया है कि ये एक मुद्दा हो सकता है और इस पे काम किया जा सकता है। जानते काफ़ी सारे लोग हैं कि इस तरह का मुद्दा झारखंड में कहीं कहीं पे है पर ये इतनी बड़ी समस्या के रूप में है ये कोई नहीं जाना। तो इसकी शुरुआत में ऐसा कहूँगी कि मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान सभी को गाइड कर रहे होते हैं और वो गाइडेंस जब आप सुनते हैं या समझते हैं तो वो आपके सामने क्लियर होता है। तो मैं इसको मानती हूँ कि ये कहीं ना कहीं गॉड सेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सफ़र की शुरुआत फिर किस तरीके से हुई। ये हम लोग खूंटी में काम कर रहे थे निधि। तो ये पेयजल और स्वच्छता विभाग के साथ में काम कर रहे थे। वहाँ पे एक आदमी हमारे पास आया और उसने कहा कि मैडम हमारी शादी करवा दो। तो मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ और हम लोगों ने उसके साथ थोड़ा मजाक भी किया कि मिडिल एज का आदमी दिख रहा है और ये मुझसे आके कह रहा है कि
मेरी शादी करा दो। जबकि झारखंड में अर्ली मैरिज या चाइल्ड मैरिज के इंसिडेंसेस आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो और जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं वो चाइल्ड मैरिज को ख़त्म कराने का मुद्दे पे काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मिडिल एज का आदमी जो करीब 35 साल की उम्र का था, उस आदमी का नाम बुद्धू नाग था, मरंगहदा नाम का जगह था, वहाँ पे उसने मुझे जब आके कहा तो मैं बहुत शॉक्ड रह गई कि उसकी शादी नहीं हुई है। तो हम लोगों ने मजाक में उससे कहा कि कोई लड़की देखे हो? तो उसने कहा कि हाँ देखे। उसने फ़ोटो ला के दिखाया। तो हम लोगों ने उसके साथ थोड़ा और मजाक किया कि क्यों ये लड़की तुमसे शादी करेगी और क्यों ये मतलब ये होगा तुम्हारा। तो हमारा जब पूरा प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ उस दिन का, तो वो फिर मेरे पास आके रिक्वेस्ट करने लगा। उसने कहा कि मैडम मेरे घर चलो। तो जब मैं घर गई तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी उस समय कि वो आदमी घर से उस लेडी को बाहर निकाल के लाता है। तो मैंने कहा ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तो उसने कहा कि ये मेरे साथ ही रहती है। तो फिर मेरे साथ एक गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे कोई बच्चे भी हैं? मैं कहा पूछ क्या रहे हो, ऐसा कोई पूछता है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं रुकिए ना मैडम। तो फिर मुझे पता चला कि उसके साथ उसकी 10 साल की बेटी है और वो उसके लिए चिंतित था कि अगर उसका कर्णभेदी संस्कार नहीं हो पाएगा तो मेरी बेटी का शादी कैसे होगा। तो उसने अपने टूटी फूटी मुंडारी और हिंदी मिश्रित में उसने मुझसे कहने का कोशिश किया कि मैडम किसी तरह से मेरी शादी करवाओ। तो सफ़र की शुरुआत वहाँ से होती है और फिर आगे बिल्कुल बहुत काफ़ी काम किए हैं आपने, हज़ारों की संख्या में आपने लोगों की शादियां भी करवाई हैं अभी तक। मैं जानना चाहूँगी कि जब आप इतने स्तर पर काम करते हो तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़ास तौर से जब हम वजह को जानने की कोशिश करें कि आखिर वो शादी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कुछ मुख्य वजह इसके पीछे होंगी? शादी न करने की कुछ मुख्य वजह मैं ऐसा सोच सकती हूँ, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं जो अभी तक मैं हो सकता है नहीं जान पाई हूँ। लड़कियों के पेरेंट्स को ये दिक्कत होता है, पहला दिक्कत ये होता है कि वो बेटियों के लिए ये पैसा जमा नहीं करते हैं कि बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए कुछ पैसा, इनका जीवन डेली का खाने पीने में ही जो पैसा होता है वो खर्च हो जाता है। लड़कों के साइड से मैरिज नहीं कर पाते हैं क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे लड़कियों के घर में कुछ पैसा देना होता है, तो इनके घर में भी इतने पैसे नहीं होते हैं कि वहाँ पे वो दे के लड़कियों को ला सकें। तो दोनों साइड में गरीबी एक मुख्य वजह है। दूसरा मैंने जो कारण देखा है, काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के साथ मैंने ये देखा है कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं जिंदा। तो ये कभी छोटे में ही, बचपन में ही कभी इनके पेरेंट्स का डेथ हो गया और कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो उनकी शादियां करवा दे। तो इस तरह के लोग भी हैं। बहुत सारे लोग विकलांग हैं या स्पेशली एबल्ड हैं, चैलेंज्ड हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल आ जाती है कि घर में कोई ऐसे लोग नहीं हैं, कौन सी लड़की आएगी और शादी करेगी उनसे। तो इस तरह के काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो मतलब इसी तरह का तो जब आपने ये अभियान चलाना शुरू किया तो उस वक्त आप लोगों को किस तरह की कुछ मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा इसको कैरी फॉरवर्ड करने में? हाँ, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है निधि। मतलब जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बुद्धू नाग जी से स्टार्ट किया था और मतलब उन्हें खोजने में मुझे बहुत लंबा समय लगा क्योंकि वो कभी मिलते ही नहीं थे घर पे। तो इस बीच में मैंने काफ़ी ज़्यादा जगह, जितने गांव में हम लोग जाते थे वहाँ हम लोगों ने खोजना शुरू किया और कहना शुरू किया कि आपके गांव में जो बुद्धू नाग जिस तरह से रह रहे हैं उस तरह से और भी कपल्स रहते हैं क्या? तो गांव वाले कहते थे ऐसा तो कोई नहीं है। तो हम लोगों ने मतलब काफ़ी ज़्यादा जगहों पर गए, बोले कि
इस तरह का इशू है, इस तरह से बिना शादी किए वो इस तरह से एक लेडी को रखता है। बोले नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं होता। तो मैं कहा सिर्फ एक ही आदमी वो बुद्धू नाग है, तो क्या मालूम मैडम आप किसको खोजते हैं। तो मतलब 6 महीना करीब इसमें लगा होगा जब हम बुद्धू नाग जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं खोज पाए। तो फिर एक बार उसी गांव की एक दीदी थी जो महिला समूह से जुड़ी हुई थी, तब उनको बार बार कहने के बाद वो उन्होंने कहा कि क्या मालूम मैडम, ऐसा लगता है कि आप ढुक्कू महिला तो नहीं खोज रही हैं, कि जो महिलाएं ढुक्कू है। तो मैं कहा कि हो ना हो, शायद वर्ड यही है। तो इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि हम तो गांव गए थे, ऐसे तो कोई लिव इन में नहीं रहते हैं। तो नहीं, एक्चुअली वर्ड है ढुक्कू। आप एक वर्ड बोलिए कि ढुक्कू के रूप में कोई रहता है और सारे लोग आपको बता पाएंगे कि ये लोग ढुक्कू में रहते हैं। पर अगर आप ढुक्कू वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, तो सबसे पहला चैलेंज ये था ये शब्द को खोजना कि ये वर्ड ढुक्कू है। उसके बाद चैलेंजेस काफ़ी सारे गांव में आए, जहाँ पे गांव वाले लोग एग्री नहीं कर रहे थे कि इनकी शादियां वो करवाने देंगे। तो इसके काफ़ी सारा वो कहते थे कि जब तक ये लोग खाना नहीं खिलाएंगे अपनी शादी का, तब तक हम लोग इनकी शादी को मान्यता नहीं देंगे। और उसमें कोई भी एक लेडी, कोई बूढ़ी बुजुर्ग, कोई भी आदमी एक आध बोल दे कि नहीं हम आपको मान्यता देंगे, तो वो फिर एक इशू ही हो जाता है। तो इसमें ये लगातार गांव वाले से बात करते रहना, उनको मनाना कि भाई आप इसके लिए एग्री कीजिए। इसके अलावा जैसे अगर ये खाना पूरे गांव को भोज करवाना, तो इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि ये पूरे गांव को भोज करवा सकें। फिर लड़के का पूरा साइड, लड़की का पूरा साइड, पूरा गांव, तो इस तरह से एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हो जाते हैं। और जिसका उसके बाद शादी का अपना खर्चा है, जैसा हम लोग सब जानते हैं अपने घरों में। तो इन शादी का खर्चा ये कोई भी मतलब मिल के भी बियर करने लायक हालत में नहीं होते हैं कि किसी भी शादी के लिए 80,000 1 लाख रुपए की ज़रूरत होती है, तो या उससे भी ज़्यादा, जैसा भी आप लैविश करना चाहें। और अभी हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से मिलते हुए इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ इनमें भी आ गई हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च की मांग की जाती है। तो इस तरह की चीज़ों का एक प्रभाव है। और बिल्कुल, तो मतलब हम एक तरह से अगर हम बोले तो हर स्तर पे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चुनौती देखने को मिली, फिर चाहे वो गांव वालों की तरफ से ही क्यों ना हो। गरीबी एक बहुत बड़ी, आपने कहा कि मुद्दा है। ये जो महिलाएं ऐसे ढुक्कू में रह रही हैं इतने वर्षों से, उनके लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं ऐसे सिचुएशन में रहना? महिलाएं जो रह रही हैं ऐसी सिचुएशन में, इनको मैंने जब पास से जाके देखा, ये एक्चुअली एक तो अपनी बात को रख भी नहीं पाती हैं। जैसे एक महिला थी जो मुझे बसिया में मिली, उनको मुझे आधा घंटा लगा। मैंने कहा कि बताओ तुमको ढुक्कू में क्यों रहना पड़ा, तो मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, मुझे पता तो चले। तो उस महिला ने कहा, मतलब वो काफ़ी लंबा समय ली, जिसमें उसने सिर्फ 4 बात कही कि उसके पिताजी का डेथ हो गया था, माँ पागल हो गई थी, भाई बहुत छोटा था, घर में खाने को नहीं था, इसलिए ये जो पहला लड़का इसको कहा कि मेरे साथ चलोगी, उसके साथ ये भाग गई। तो मतलब एक तो ये अपनी बात को रख नहीं पाती हैं, एक लैंग्वेज का भी एक बैरियर होता है कि हम लोग बिल्कुल मुंडारी और इस तरह की भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं। तो इसके अलावा चैलेंज है कि जैसे वो अगर आ जाती है, उसका घर में एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको किचन में नहीं घुसने के लिए दिया। ऐसा नहीं है कि ये सारे जगह सिमिलर हैं, पर किन्हीं घरों में उसको किचन में नहीं घुसने दिया जाता है, उसको खाना बाहर निकाल के दे दिया जाता है, तुम बाहर खाओ। अगर गांव में कोई इस तरह का पूजा पाठ या शादी त्यौहार की बात हो, तो उसको सिंदूर छूने नहीं दिया जाता है। इनका जो मसना होता है, इसमें ये अलाउड नहीं होते हैं, मतलब जहाँ इनका देवी देवता का जैसे स्थान है और ये सब है, क्योंकि इनको गांव का नहीं माना जाता है, उस गांव के ये नहीं कहलाते हैं, क्योंकि अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है।
तो ऐसे जगहों पे ये महिलाएं नहीं जा सकती हैं या भाग नहीं ले सकती हैं। इसके अलावा जैसे ये अगर सार्वजनिक नल पे जा रही हैं तो सार्वजनिक पानी भरने का जो प्रक्रिया है उसमें लोग इनको नहीं आने देते हैं, या अगर ये आती हैं तो इनका छुआ हुआ को लोग धो धा के साफ करते हैं और उसके बाद फिर भरते हैं। तो जो इनके लिए बहुत ही कष्टप्रद होता है कि देखो मतलब मुझे पूरे समाज से अलग किया जा रहा है कि नहीं तुम सेम नहीं हो। तो इसका एक मेंटल बहुत ज़्यादा प्रभाव है जो कि हम लोग अभी तक देखना नहीं शुरू किए हैं, जो जिसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है और मेंटल मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है। बिल्कुल। जैसा कि हमने कहा कि बीते कई वर्षों से आप झारखंड में सामूहिक विवाह करवा रही हैं ऐसे कपल्स जो हैं, ऐसे जोड़ों का, तो इसका प्रोसेस क्या है? अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे हैं किसी गांव में जिनको, जैसा आपने कहा कि बुद्धूराम जी के बारे में कि वो आपके पास आए, पर इन जनरल किस तरीके से आप सेलेक्ट करते हो या फिर पता आपको लग पाता है कि इनकी शादियाँ करवानी है? जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, वो थोड़ा ग्राम सभा और ग्राम प्रधान जो होते हैं उनके सहयोग से और जो वार्ड सदस्य होते हैं इस तरह के सहयोग से काफ़ी सारा काम किया जाता है इसमें। तो हम लोग गांव में जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि ग्राम सभा एक कीजिए जिसमें आपके गांव में कितने लोग हैं इस तरह के, उसको पेन एंड पेपर पे लाइए, उसमें से जो आदमी शादी करना चाहते हैं तो उनको फिर हम वहाँ पे ये एक्सेप्ट करते हैं और फिर उनका फॉर्म हम तक पूरा भर कर आ जाता है और फिर हम उस तरीके से उनका सिलेक्शन करते हैं। तो इस बार इनफैक्ट हम लोगों ने 1320 लोगों की शादियाँ फरवरी से अब तक करवाने का देखा है। 6 तारीख तक 1320 लोग की शादियाँ होंगी। तो इसमें एक्चुअली ऐसा हो गया कि हमारे पास मोर देन 3000 एप्लीकेशंस आए हुए हैं और उसमें मेरा ही फ़ोन नंबर डाला हुआ है और मैं डायरेक्ट फ़ोन रिसीव करती हूँ कि काइंडली मेरी भी शादी करवा दीजिए, इसी बार करवा दीजिए, अभी ही करवा दीजिए। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है मना करना और इनफैक्ट इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस तरह के काम को करना। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ज़्यादा लोगों ने इस एरिया को टच नहीं किया है, तो जब रिस्पांस उन्हें मिल रहा है तो आपको बहुत सारे ज़्यादा संख्या में, आपने खुद ही कहा कि लाखों की संख्या में हमारे राज्य झारखंड में ऐसे लोग रह रहे हैं। क्या कुछ विवाह के बाद बदलाव आता है महिलाओं की ज़िंदगी में? किस तरीके से जब वो एक बार उनका विवाह हो जाता है तो ये उनकी मदद किस तरीके से करता है? मतलब मुझे ऐसा लगता है निधि कि वो जो एक ग्लास सीलिंग हम कह सकते हैं, जैसे अर्बन विमेन के लाइफ में हम लोग कह सकते हैं कि ग्लास सीलिंग है, मतलब वो दिखता नहीं है पर वो होता है वहाँ पे। तो ऐसे इन विमेन के पैरों में बेड़ियाँ बंधी हुई हैं ये सारी चीज़ों की, कि आपको घर में प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको समाज में प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपका हस्बैंड किसी भी दिन आपको छोड़ के जा सकता है और आपके 2-4 बच्चे हों, आपको उसको देखना पड़ सकता है। आपको कोई अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो कोई आपको शायद डाइन भी डिक्लेयर कर सकता है, या इस तरह का बहुत बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है जब विमेन अकेली हो जाती है तो इसको करने के लिए। तो मेरा सोचना ये है कि ये सारे हिडन आपके पैरों में बेड़ियां हैं, इसको बेड़ियां कह लीजिए या ग्लास सीलिंग कह लीजिए, तो ये रूरल महिलाओं के पैर में एक बेड़ियों के जैसा है जिसके साथ आपको रहना है। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर हम लोग उनका वो हिडन बेड़ियां जो वो कभी कभी खुद भी नहीं देख पाती हैं, तो उसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो वो जो लिबरेशन का फीलिंग है वो मेंटल है। तो मैं भी इनका ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन, जब वो हैप्पीनेस आएगा तो वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी शुरू हो जाएगा कि वो हैप्पी हैं और वो बहुत सारे कामों को कर सकने की क्षमता रखती हैं। बिल्कुल। और इस तरह का बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जब ये आपको विश्वास हो जाए कि आपका पति आपके साथ है, आपके फैमिली आपके साथ है, हम एक्सेप्टेड हैं, हम पूरे गांव में जैसे बाकी महिलाएं हैं
तो अभी तक महिलाएं कहती हैं हम लोग तो मैरिड आए हैं, तुम तो ढुक्कू हो। तो वो जो माइंड को आपका इफेक्ट करता है और सारी प्रॉब्लम्स जो फिजिकल है हमें माइंड के थ्रू ही आता है, थॉट्स के थ्रू आता है। तो जब हम थॉट्स के लेवल पे इसको इन प्रॉब्लम्स को ब्रेक करना शुरू करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है इसका बहुत सारा रिजल्ट बिल्कुल दिखने को मिलेगा। जैसा आपने कहा कि पॉजिटिव वे में काफ़ी उनके जीवन में एक बदलाव लाने में मदद करता है। जैसा कि आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कई बारी कि वो शादी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कम्युनिटी की तरफ से एक प्रेशर है कि भोज करवाना है दोनों साइड से, और उनकी तरफ से और आपकी ऐसी हालत नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है कि आप इस लेवल पर अपनी शादी करवा सके। तो जब आप गाँव में जाती हैं ये प्रपोजल लेके, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका किस तरीके से रिस्पॉन्स रहा है? शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम आया था। कुछ लोगों ने तो कहा कि आप दोबारा हमारे गांव में दिखने नहीं चाहिए। शुरुआत में ऐसा था, और हमारे पास पैसे नहीं थे और गिफ्ट खरीदने का भी हमारे पास पैसा नहीं था। पर मतलब 3 बार मैरिज का डेट अनाउंस करने के बाद हमें क्लोज डाउन कर देना पड़ा। और फिर ये कुछ लोग दिल्ली और मुंबई चले जाते हैं कमाने के लिए, वो आके और फिर वापस चले गए, और उनका हमारे ऊपर से फेथ खत्म हो गया कि ये बार बार बुलाती हैं और बार बार कैंसिल करती हैं। तो अकेले वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी, और मुझे हर समय लग रहा था कि शायद मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इतने इंटीरियर एरियाज़ हैं और वहाँ पे लोग जब आपको मना करते हैं कि आप इसके लिए तो बिल्कुल मत आइएगा और कभी हमारे गाँव में दिखिएगा भी मत, तो यानी हमारे लिए बाकी काम करने का भी ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। तो और डर भी लगता है कि इस तरह के माहौल में पता नहीं क्या करना चाहिए। तो इनफैक्ट वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने मंदिर में शादी करवाने का सोचा, पर उसका भी कॉस्ट इतना हाई हो रहा था कि हम लोग के बजट के बाहर जा रहा था। फिर मतलब इस तरह के बहुत बहुत सारे चैलेंजेस आए, जिसमें ऐसा लगा कि मतलब करने का सोचा, वहाँ तक पहुँच गए। वेडिंग का वेन्यू भी एक आध को बोल के मतलब फाइनल कर लिया कि भाई प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए। उसके बावजूद वापस आ जाना पड़ा क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो वहाँ से हम लोगों ने चैलेंज शुरू किया था। उसके बाद हमारे साथ खूंटी के जो देन डीसी थे, उन्होंने कहा कि मैडम हम लोग ट्रांसपोर्ट का फेयर मैं अपने फंड से दूंगा, मतलब मैं अपने पर्सनल फंड से दूंगा। इस तरह से कुछ लोग और आए जिन्होंने ये कहा कि नगर निगम का जो ये है हॉल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपको दे देंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें करते करते और मतलब काफ़ी सारा आपका इनर इनहिबिशन और फियर भी होता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या, अगर ऐसा हो गया तो क्या। तो इनफैक्ट यहाँ पे डॉक्टर कम्युनिटी के कुछ लोग थे, जिसमें मैं ये अगर नाम लेना चाहूँ कि डॉक्टर के सिन्हा थे। तो उन्होंने एक छोटा फंड दिया जिससे हम लोगों ने उस कार्यक्रम को स्टार्ट किया। और लोग नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि गांव वाले मना कर रहे थे कि हमारे गांव से कोई नहीं जाएगा। तो फिर एक पतरा टोली नाम का गांव था, उसके ग्राम प्रधान ने मुझे कहा कि ना हम आपके यहाँ खाने आएंगे और ना ही हम अपने यहाँ भोज मांगेंगे, ना ही इन लड़के लड़कियों को आपको कपड़ा देने की कुछ भी नहीं ज़रूरत है, बस आप इनको ले जाइए और किसी तरह से इनका शादी करवा दीजिए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मतलब गांव के प्रधान जो ट्रेडिशनल प्रधान है वो सामने आए और उन्होंने मदद किया। फिर एक और प्रधान थे जो काफ़ी इंटीरियर से आ रहे थे और वो एक स्वयंसेवी संस्था में ही काम करते थे। उन्होंने कहा कि मैडम आप इतने गांव में जा रही हैं और खोज रही हैं, मैं भी तो ग्राम प्रधान हूँ, आप मेरे गांव के लोगों का क्यों नहीं शादी करवा देते। मैं कहा व्हाट, मतलब ये ऐसा हो सकता था।
तो जब वो आए तो वो फर्स्ट जो है उन दोनों गांव से हम लोगों ने शादी करवाया। जैसा कि बिल्कुल आपने कहा कि चैलेंजेस हर स्तर पे थे, लेकिन हम आगे बढ़ते गए और लोगों का जो धीरे धीरे सपोर्ट जो था वो मिलता गया आपको। अगर जैसे हम इस सेक्टर सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इश्यूज़ पे जो काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो कई बार ऐसे लोग हैं जो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, जो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि वो फर्स्ट स्टेप कैसे ले या फिर किस तरीके से इसकी शुरुआत करें। ऐसे लोग जो हमें देख रहे हैं, आप उन्हें किस तरीके के मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद इतने वर्षों से सोशल मुद्दों पर काम कर रही हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं? देखिए, मेरा लाइफ ही पूरा रेगुलर लाइफ से सबसे अलग था। मैं 35 इयर्स तक कुछ काम नहीं कर पाई। पीएचडी करने के बावजूद मेरी हिम्मत नहीं थी और मेरा डर इतना ज़्यादा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी कहीं पे काम। तो वहाँ का डर को छोड़ के मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया। तो 35 इयर्स में जाके मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया। वहाँ से मैं आई और काफ़ी सारा चीज़ों को पार करते हुए और मतलब फिर मैंने एनजीओ में जॉब करना स्टार्ट किया। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। हाँ। तो लेकिन जैसा कि हमने कहा, अगर हम नटशेल में इसकी बात करें तो कि जो डर है वो आपको हर स्टेज पे होगा, अगर आप शुरू करेंगे तो होगा ही, लेकिन उससे थोड़ा सा पार आपको जाना है और उस पर काम करना है। निकिता जी, आप आई, आपने जो ज़रूरी हमारे साथ जानकारी शेयर की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जो काम कर रही हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।